नमस्कार, मैं डॉक्टर राघव, रतनवीर नेचर केयर सेंटर एंड तारामती वेलनेस एंड योगा इंस्टीट्यूट एंड वी ट्रांस रिजुविनेशन एंड हीलिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे देख लीजिए, आज हम धीरे धीरे नवरात्रि के उस दिन पहुंच गए जब आज का कलर पिंक रिप्रेजेंट करता है बैलेंस और हार्मनी को। और जब हम बॉडी में इस बैलेंस और हार्मनी को ढूंढने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वही इसका सेंटर है। मेटाबॉलिज्म, और बहुत सरल भाषा में समझिए तो कुछ ब्लड टेस्ट से, उनकी रिपोर्ट से इसको कंपेयर करिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल इतना वैल्यू नहीं रखता, HDL कोलेस्ट्रॉल बहुत वैल्यू रखता है। गुड HDL कोलेस्ट्रॉल यानी आपके शरीर का मेटाबॉलिक बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता आपके पास है। बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का मतलब आपके शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा है। मेटाबॉलिक वेस्ट हैं क्या? जो भी खाते पीते हैं उन्हें हम पचाते हैं। अगर हम उन्हें नहीं पचाते तो वो शरीर में घूमते हैं और उस समय का इंतज़ार करते हैं जब या तो वो पच जाएं या तो वो आपके शरीर में बस जाए। उदाहरण के तौर पर शुगर एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर छोड़ना नहीं चाहता किसी भी हालत में। ऐसा लगता है कि हमारी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो पूरा शुगर के ऊपर उसके भरोसे है, और इस वजह से शुरू से ही जो जीव जगत से जुड़ा हुआ प्राणी मानव या मानव के समतुल्य हैं वो शुगर को शरीर से बाहर नहीं फेंकते। शुगर को इकट्ठा करते ही जाते हैं और तब तक जब तक शुगर अपनी जगह न बना ले। ये वेस्ट अगर यूटिलाइज नहीं होता तो ये कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में दिखेगा। दूसरा वेस्ट क्या है? दूसरा वेस्ट ब्लड ग्लूकोज है। 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, 3 महीने में आपने शुगर यूटिलाइज किया या शुगर बिल्डअप किया, डिपॉजिट किया। तीसरा, बहुत से और सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे यूरिक एसिड। लोग कहते हैं प्रोटीन यूरिक एसिड से, मैं कहता हूँ शुगर यूरिक एसिड से। लोग कहते हैं कि लिवर यूरिक एसिड से, मैं कहता हूँ पानी यूरिक एसिड से। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसको समझने के लिए जो सरल भाषाएं अगर हम उपयोग करें तो ये है 3 अलग अलग डायमेंशन। एक है ब्लड शुगर, दूसरा है ओबेसिटी और तीसरा है स्ट्रेस। मैं एक एक करके इन तीनों में आगे बढ़ूंगा। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी महामारी की तरह पहले तो विदेशों में, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ओबेसिटी उसी तरह से फैल रही है। हम तो चाइल्डहुड ओबेसिटीज़ देख रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे यहाँ हमारे सेंटर्स में आते हैं वेट घटाने के लिए, और ओबेसिटी से ही जुड़ा हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको आजकल प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। हम 15 साल के बच्चों को देख रहे हैं HbA1c 7.5। तो भारत तो एक तरीके से कैपिटल बनने जा रहा है ओबेसिटी का, और वैसे ही कैपिटल बनने जा रहा है डायबिटिक्स का। दुनिया भर की दवाइयों की कंपनियां भारत में इस समय क्यों इंटरेस्ट लेना चाहती हैं, क्यों भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है इन मेडिसिन्स का। इसकी वजह क्या है? तो पहली वजह तो डाइटरी वजह है। एक समय हुआ करता था कि हम रोटियां या राइस, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड हैं, उनको उसी रूप में लेते थे जिस रूप में हमने उसको बनाया था, और काफ़ी होल ग्रेन मटेरियल होते थे। जैसे आटे में हम गेहूं का चोकर रखते थे। अब जो है हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमें टेस्ट जो है बहुत ही, तो उस इम्पॉर्टेंट फैक्टर की वजह से इन फूड्स को ज़्यादा हमने रिफाइंड कर दिया है। तो रिफाइंड फूड एक बहुत बड़ा हिस्सा, फूड का होलनेस कम हो जाना, सब्जियों का रफेज का इस्तेमाल कम होना। रिपोर्ट कहते हैं नेचर में ये कह कर के आया कि अगर आप 20 ग्राम
फाइबर्स मतलब रेशे, रेशेदार या रेशे युक्त सामान। तो 20 ग्राम के आसपास फाइबर हर फूड में इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप वेट घटाना चाहते हैं, तो बेली फैट कम करना चाहते हैं। और वो फाइबर्स कहाँ मिलेंगे आपको? सब्जियों में। सब्जियों में आपको अनसॉल्युबल फाइबर्स मिलेंगे और फलों में आपको सॉल्युबल फाइबर्स मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी है। एक पेट को साफ करने में मदद करेगा, एक स्टूल का बल्क बनाएगा, और जो भी खाया पिया है वो सही यूटिलाइज, सही तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगा। और अदर नहीं तो वो रुकेगा, खाना फर्मेंटेट होगा। और ये याद रखिए, ओबेसिटी अकेले नहीं आती। ओबेसिटी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैस, एसिडिटी, बर्प्स, ब्लोटिंग। ये साइन है कि पेट में फाइबर्स कम है। पहला हिस्सा डाइटरी और उसमें फाइबर, उसमें होल ग्रेन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना, वाटर का इंटेक ज़्यादा होना। आपका पूरा सप्लाई चेन वाटर है। अगर पानी आपने कम किया तो धीरे धीरे शरीर का एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। लीवर काम करने के लिए कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है। हमने यहाँ तक देखा कि लीवर का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिक हेल्थ में। लीवर एक गेट पास की तरह है, एक चेक डैम की तरह। बहुत ढेर सारा भोजन आपने इकट्ठा किया और लीवर डिसाइड करेगा कि उसे एंट्री देना है कि नहीं देना है। वो डिसाइड किस पर करता है? कुछ हार्मोनल सिग्नल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है लिवर, वो उसी पे डिसाइड करता है। लेकिन अगर पानी कम हुआ तो आपका पूरा का पूरा सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम पर ही बेस है, वो कट आउट हो जाएगा और लिवर अपना काम नहीं करेगा, लिवर किडनी को काम नहीं करने देगा। तो वाटर का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार वाटर, चाइनीज या कोरियंस में ये भी देखा गया कि अगर शरीर या मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने की क्रियाएं उनके रिचुअल्स में शामिल हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हॉट वाटर ड्रिंकिंग। दे ड्रिंक हॉट वाटर एट एवरी इंटरवल, आफ्टर मील दे ड्रिंक हॉट वाटर। तो पानी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और फिर एक और जरूरी हिस्सा, और उसे कहते हैं प्रोटीन। अभी लोग कहते हैं कि प्रोटीन कम खाना चाहिए, उससे यूरिक एसिड बढ़ेगी। मैं कहता हूँ प्रोटीन को जितना इस्तेमाल करें उतना कम। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर वजन शरीर का कम करना है, रिस्टोर फैट जो है कम करना है, तो प्रोटीन कम से कम 100 ग्राम, वैसे तो नियम है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 70 किलो का इंसान है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये सच है कि एक ही बार में प्रोटीन लेने से फायदा नहीं है। आपने लंच प्रोटीन रिच ले लिया और बाकी फूड में प्रोटीन कम कर दिया, नहीं। तो एक संतुलित भोजन ऐसा है जिसमें आप हर मेजर मील 20 ग्राम के प्रोटीन ब्लेंड्स के साथ लें। फिर ओबेसिटी में चौथा हिस्सा है, वो है आपका एक्टिविटी। आपके हमारे लाइफ में बहुत ही सेडेंटरी पैटर्न्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुबह वॉकिंग कर लेता हूँ और योगा कर लेता हूँ और फिर पूरे दिन एक्सरसाइज का इफेक्ट मुझे रहता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उम्र मेटाबॉलिज्म को कम करती है और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कम होते हैं, सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की एक्टिविटी बहुत काम नहीं करती। वैसी कंडीशन में पूरा दिन, पूरे 24 घंटे के रूटीन में बॉडी को एक्टिव रखने का जज्बा होना चाहिए। हालांकि डायबिटिक्स में देखा गया है कि अगर वो पोस्ट पेडेंड्रियल यानी भोजन करने के बाद वर्कआउट करें, वॉकिंग करें, तो पीपी शुगर कम होता है। पीपी शुगर कम हुआ तो फास्टिंग शुगर कम होगा।
यानी अगर आप शुगर का स्पाइक कंट्रोल कर सकें तो आपका अपने आप फास्टिंग ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पोस्ट डिनर वॉकिंग करना चौथा हिस्सा है, ये ओबेसिटी को भी कम करेगा और ये आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करेगा। इसके अलावा कुछ और मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, जैसे आपके थायराइड का फंक्शन, और ये पूरी तरह से गट हेल्थ पर डिपेंडेंट है। इसमें नेचुरोपैथी कुछ सालों से एक नए डायग्नोस्टिक सिस्टम को दुनिया के सामने रख रहे हैं, और हम नहीं, नेचुरोपैथी के जो पुरोधा हैं, ये जो टॉप क्लास नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं इस दुनिया के, वो कहते हैं एक कंडीशन डेवलप होता है, उसको कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम यानी आपके पेट के अंदर दरारें हैं और वो उन चीज़ों को शरीर में आने दे रही हैं जिन्हें दे आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और होता क्या है कि उससे शरीर इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्टिव कर देता है, और ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम जन्म देता है आपके ग्लैंड्स के साथ होने वाले ओवर रिएक्शंस को। आप देखते हैं थायराइड का फंक्शन बढ़ना, हाशिमोटो थायराइड कंडीशंस होना, स्किन पर रैशेज हो जाना, एलर्जीज की टेंडेंसीज होना, सीजनल एलर्जीज, कॉन्स्टिपेशन होना, और गट रिलेटेड भी इश्यूज होना, बालों का झड़ना। ये कहते हैं ये भी एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। और मेटाबॉलिज्म लीकी गट यानी उस प्रॉब्लम्स से डराइव्ड हुई है। अगर उसे ठीक करना है तो आपको एक खास किस्म के आहार योजना में जाना होगा, वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं। अब एक नेचुरोपैथी सेंटर्स के माध्यम से हम ये भी प्रचार कर रहे हैं कि इफ द फूड इज होल, द फूड शुड आल्सो बी ऑर्गेनिक। हम ऐसे सेंटर्स से ये भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि द फूड शुड बी फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेटेड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये समझ में आए कि द लोकल ग्रोन फूड और द सीजनल फूड्स और फ्रूट्स आर मच बेनिफिशियल एज कंपेयर टू एक्सोटिक फूड्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि उसमें तो ये सारी चीज़ें होंगी ही और हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, और ट्रिगर्ड इम्यून सिस्टम भी मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं अनरेस्ट करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। और उसमें जो है जितना ऑर्गेनिक कर सकें, अपने लाइफ को जितना ऑर्गेनिक कर सके, एक नियम मैं देखता हूँ, बहुत बढ़िया नियम, अगर फॉलो करना चाहें तो भूख लगे तो खाइए। ये घंटी वाला कि 6 बज गया तो खाना है, गलत है। ये भूख लगना, अपने अंदर शरीर में वो भूख की वो इच्छा शक्ति खाने की आना, और तब भोजन को एक्सेप्ट करना, और भोजन ग्रहण करने के बाद वो तुरंत यूटिलाइज हो जाता है। एक हिस्सा है जो डायबिटिक्स को काफ़ी परेशान करता है, और वो कहते हैं कि हम दवाइयाँ तो ले रहे हैं, शुगर कंट्रोल पिछले 4-5 सालों से शुगर कंट्रोल करते थे, अब धीरे धीरे देख रहा हूं कि दवाइयां बढ़ रही हैं और शुगर भी उतना कंट्रोल नहीं होता। ये मामला इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ दवाइयों का जो अभिनय है, उनका जो रोल है, वो इस बारे में नहीं है कि शुगर कम कर दिया जाए या शुगर को जड़ से हटा दिया जाए। ये इस बारे में है कि आपने जो भी खाया है उसकी वजह से शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस मजबूत होता जाता है। आपका पेट जो इंसुलिन निकालता है उसकी पोटेंशी कमज़ोर होती जाती है, और ये जितना समय और बीतेगा और ज़्यादा होता जाएगा। जब तक आप एक दूसरा बाईपास, एक दूसरा ट्रिक नहीं ढूंढेंगे, इंसुलिन को सेंसिटिव कैसे किया जाए वो ट्रिक नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये घटना बार बार घटती रहेगी। दवाइयों का बोझ बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा भी दिन आएगा कि डॉक्टर्स बोलेंगे भैया आप तो इंसुलिन, इंजेक्टेबल इंसुलिन शुरू कर दो। कुछ लोग तो आजकल देखते हैं कि इंसुलिन पंप उन्होंने अपने शरीर पर लगाए रखा है।
कुछ तो ऐसे हैं कि मॉनिटर्स लगा के रखते हैं। वो मैं आपको बाद में बताना चाहूँगा कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इसको ठीक करने का तरीका नहीं है, इस प्रॉब्लम को और वल्नरेबल बनाने का तरीका है। ड्राइवर क्या है? खाने में लिया जाने वाला एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड शुगर, या पेट में रुकने वाला वो शुगर जो अनयूटिलाइज्ड है, या खून में दौड़ने वाला वो शुगर जिसको कोई वर्कआउट नहीं है। अगर हम चलते फिरते रहें, कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा नहीं 7,000 कदम रोज, और मैं एक दिन सोच रहा था कि यार 7,000 कदम चलने के लिए कम से कम 1 घंटे लगेंगे। तो मैंने भी जो है 2-3 दिन मॉनिटर किया। 2 दिन के बाद लगा कि नहीं, जिनको चलने की आदत नहीं है वो तो 2-3 दिनों के बाद कहते हैं छोड़ो यार कुछ और कर लो। और मुझे कहते हैं कि योगा करने वाले, मैं तो कर लेता हूँ योगा, मत पूछिए मुझसे। मैंने देखा कि अगर आप 10 मिनट की वॉकिंग अपने स्वभाव का हिस्सा बना लें कि कहीं भी जाना और आना है तो मैं वॉक करके जाऊंगी, सीढ़ियाँ चढ़ना है, किसी आसपास की जगहों पे जाना है तो मैं कोशिश करूंगी वॉक कर लूँ। मैं अपनी गाड़ियों से भी चलते हुए अगर मुझे लगे कि आधे घंटे मैं बैठी हुई हूँ तो मैं थोड़ा रुक करके मैं कहीं वॉक करके आऊँगी। मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ तो मैं 1 घंटे पर उठूँगा और 5 मिनट कहीं से वॉक करके आऊँगा। अगर सिर्फ इन चीज़ों को ट्राई किया जाए तो ये 8,000 7,000 कुछ नहीं मायने रखता। और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहे हैं आप। ध्यान से देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ना ये बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, आखिरी हिस्सा बात करता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मेटाबॉलिक हेल्थ तो सिर्फ एक चीज है जिस पर पूरा गवर्न करता है। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी हैं, जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वजन तो 85 किलो है, चलते फिरते नहीं हैं, जलेबियां भी खाते हैं और शुगर भी नहीं है। और वही मैं हूं कि भाई सुबह उठता हूं 4 बजे, योगा भी करता हूं, दौड़ता हूं, ऑफिस जाता हूं, शाम को आता हूं और दवाइयां भी खाता हूं और शुगर घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कौन सा फैक्टर है? ये है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, उसके बीच का होने वाला कोहेरेंस। और ये कोहेरेंस मन का निर्माण करता है। ये हार्ट और माइंड कोहेरेंस या ब्रेन कोहेरेंस आपके माइंड का निर्माण करता है। माइंडसेट बन जाता है। अभी 2 तरीके के माइंडसेट हैं। मैं तो इग्नोरेंट माइंडसेट को कभी कभी लगता है कि ठीक है, मैं पूछता हूँ टेस्ट करा लो, कहते हैं नहीं ठीक है। मैं कहता हूँ कोई टेस्ट किया है, आप आए हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह लिया है? नहीं, 5 साल पहले कराया था, शुगर था, फिर उसके बाद मैंने करेले का जूस पिया और शुगर ठीक हो गया। हम कहे ठीक कैसे हो गया? अरे ठीक हो गया, शुगर नीचे आ गया। हम कहे नहीं, शुगर ठीक नहीं होता, शुगर तो जो है कंट्रोल करना पड़ता है, उसमें तो दवाइयाँ भी खानी पड़ सकती। नहीं, मुझे तो जो है लगा कि ठीक हो gया। तो वो एक माइंड है जिसने इग्नोर किया हुआ है। बाद में रिपोर्ट होगा, फिर कुछ आएगा, अच्छा बुरा वो थोड़ा समझेगा, लेकिन पूरे टाइम उसने अंदर एक जज्बा बनाया है कि चाहे कुछ भी हो, माइंड को रियल रिलैक्सेशन में रखना है, किसी तरीके की चिंता नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक और माइंड है, डॉक्टर साहब हाँ मैं तो जो है HbA1c 6.1 है, 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बॉर्डर लाइन शुगर और वो मन, वो स्ट्रेस और वो इमोशन, वो आपके बॉर्डर लाइन शुगर को नीचे नहीं आने दे रहा है। तो स्ट्रेस, हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस is another very important factor, and until we work on this we are not able to achieve anything। और कैसे होता है वो? तो कहते हैं कि सबसे पहले वो शुरू ही होता है 7 to 8 hours of average sleep से। हम जो एक्टिव लोग हैं वो सोने का नाम ही नहीं लेते।
हम रात में भी कोशिश करते हैं कि ये रात भी चली ही जाए। वीकेंड्स वगैरह होता है तो जैसे लगता है कि एक अलग से मुझे 24 घंटे बोनस में उधार में किसी ने दे दिया है। नहीं यार, चलो यार अब बहुत रात हो गई। नहीं यार, रात तो अपनी है। आज तो सैटरडे है, आज तो फ्राइडे है, रात तो अपनी है। नहीं, न ही बिंज ईटिंग अच्छा, न ही बिंज स्लीपिंग अच्छी। अपने रेगुलर रूटीन से खिलवाड़ करना नहीं अच्छा है। आपको एक छोटी सी बात से, उदाहरण से मैं बताऊं कि अगर आपको भूख लगी है और आपको बार बार कोई कहे रुक जाओ, 1 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, आज तो यार कोई बात नहीं है, आज तो नहीं भी खाओगे, आप अंदर से उतने ही इरिटेट होते जाएंगे जैसे अगर स्लीप का साइकिल जिस समय नींद निर्धारित करी गई है और वेकिंग अप आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर के मन को तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अंदर का जो मन है वो उस क्राइसिस में चला जाता है। एक खास हार्मोन वो सिक्रीट करता है, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल जो है आपके शुगर को बढ़ाता है। हम कितने टेस्ट करते हैं यहाँ पर और मुझसे पूछते हैं कि आपका तो सब कुछ ठीक है, एक टेस्ट कराओ AM कॉर्टिसोल। सुबह सुबह सो के उठें और पहला रिपोर्ट ब्लड का निकलता है और वो सैंपल निकलता है और वो सुबह जितनी जल्दी उठते ही बिना कुछ किए आप उठे, आँख खुली और पहला सैंपल। और कई बार AM कॉर्टिसोल देख करके चकित हो जाता है मन कि ये आदमी रात भर सोया तो था लेकिन क्या इतने स्ट्रेस में था। कॉर्टिसोल स्ट्रेस उसका मार्कर है, लेकिन वो बहुत कम होना भी अच्छा नहीं और बहुत ज़्यादा उसका सर्ज होना वो भी अच्छा नहीं। और वो कैसे होता है? इट इज़ डिलेइंग द स्लीप। मैं पहले नंबर पे स्लीप को रखूंगा, दूसरे नंबर पे मैं सनलाइट को रखूंगा। मैं इस कमरे में इस बात को महसूस कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव सन फ्रॉम दिस एंगल। रतनवीर नेचर केयर सेंटर, our Taramati center, our other VTRAN center, we have exposures, ventilations and access of sunlight. मुझे लोग कहते हैं 2 दिन 3 दिन में ही सर जैसे लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम ही चली गई। 2-3 दिन में चली जाएगी? नहीं, 2-3 दिन में आपका माइंडसेट, आपका इमोशन बदल जाता है। आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल का सर्ज है वो 2 या 3 दिनों में एकदम सेटल हो जाता है। उसका तरीका कहते हैं जब यू एक्सपोज टू द सन द मेलेटोनिन गेट्स क्लियर्ड। आपने रात में नींद नहीं ली है और आप सुबह जो है सन के आसपास, सूरज के आसपास हैं, है ना। पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहिए लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं। अभी हाल ही में हमारे पास एक गेस्ट हैं, she was having sign of depression, very chronic depression। और वो डिप्रेशन कन्वर्ट होता है एक ऐसे कंडीशन में कि जब भी वो कहीं टॉयलेट के आसपास से गुजरते हैं तो she has vomiting reflux, नाउसिएशन, उबकाई आना, और she will vomit everything, उल्टी करके सब निकल जाता है। कहते हैं आज पिछले 4-5 महीनों से जो भी खा रहे हैं सब निकल रहा है। 6 किलो वजन उनका घट गया। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ रतनवीर में आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमने थेरेपीज़ में ये रखा, वो रखा, सब रखा। 2-3 दिन सब चला ये। सर अभी वोमिटिंग नहीं कंट्रोल हुआ, मैं कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ तो वोमिटिंग हो रही है। धूप हुई है, ये कोई 1 हफ्ते से बादल वगैरह जो है थोड़ा छट गए यहाँ पे। अब तो मौसम बड़ा सुहाना है यहाँ, वैसे भी इस जगह पे मौसम बहुत सुहाना है। तो धूप होने लगी और वो वहाँ हमारे एम्पी थिएटर एरिया में बैठने लगी। कल दोपहर में आई और कहा सर आज सुबह से एक बार भी वोमिटिंग नहीं हुई है। सो एक्सपोजर टू द सन, इट चेंजेस योर एंटायर हार्मोनल एक्सिस एंड इट ब्रिंग्स यू टू द बैलेंस। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और माइंडसेट में तीसरा जो हिस्सा मैं कहूँगा ब्रीदिंग का कोई जवाब नहीं है। और ब्रीदिंग डिपेंड करता है उस पोस्चर पे जिसमें आप बैठे हुए हैं। आप किस पोस्चर में रहते हैं,
ये देखिए, एक पोस्चर है, ऐसे आराम से पड़े रहना। आपको पता है ये बहुत आराम है, लेकिन जब आप अपने अपर बैक को पुश करते हैं तो आपका लंग एक्सपांशन छोटा हो जाता है। कुर्सियां भी ऐसे रखिए जो अंटिल लोअर बैक, मिडिल बैक, आपका चेस्ट कुर्सियों से दबने ना पाए। आपका जो थोरैक्स है, आपका जो अपर बैक है, वो कुर्सियों के आड़े ना आए। वैसे भी कुर्सियों का टेक लगा करके बैठना अच्छा नहीं। और समय समय पर कुछ सांस की एक्सरसाइजेस करना, जैसे बैठे हुए लंबी सांस एक बार खींचा, बहुत ही आसान है, सभी लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान की जाने वाली एक्सरसाइज है। इसमें सेकंड के रफ्तार से सांस लेनी है। बहुत सेकंड की रफ्तार, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सेकंड्स हुए। तो यहाँ 4 सेकंड सांस भरना है और 7 सेकंड अपने सांस को होल्ड करना है और 8 सेकंड सांस को रिलीज करना है। ये एक ऐसा व्यायाम है जो अपने आप में ही आपके ब्रेथ सेंटर को अपने कंट्रोल में लेता है। कहते हैं कि सारे के सारे परेशानी की जड़ है आपके वीगस सेंटर का सुस्त होना, सुप्त होना, और वीगस को जगा देता है। वीगस एक क्रेनियल नर्व है जो आपके शरीर के अंगों में सप्लाई होती है। जैसे ही ये वीगस सेंटर जग गया, सारे अंग जग जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कनेक्ट होते हैं, आपको जगा देते हैं, आपको एक रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स में ढकेल देते हैं, लेकिन आप अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ऊपर ऊपर बताने की कोशिश की। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने के लायक है, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ डिटॉक्स वाटर्स और हर्बल टी, ग्रीन जूसेस, है ना, हेल्दी डाइट है, तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। सिर्फ जो है दवाइयाँ, सिर्फ वॉकिंग है तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो इसके साथ मैं विराम लेता हूँ। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौका मिलता रहेगा तो ऐसे सीरीज में हम फिर से मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड विश यू हैप्पी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन पिंक मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर है। आज हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे। पिंक जैसे हमारा लव एंड कंपैशन का कलर है, उसी तरह हमें अपना ध्यान प्यार से रखना चाहिए, कोमलता से रखना चाहिए। इसी तरीके से आज का हमारा पूरा सेशन उसी चीज़ पे डिज़ाइन है। आप किस तरह मेटाबॉलिज्म के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, किस तरह अपना डायबिटीज़, थायराइड, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं खुद से अपने इन आसन प्रैक्टिसेस के साथ। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ। तो यहीं से हम बैठते हैं। अब हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे। मेनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वहाँ पे फोकस करेगा वो। तो यहाँ से आप पहले अपने राइट नी के ऊपर लेफ्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड अपना कमर के सीधा पीछे, सही सेंटर। कमर के पीछे लगाना नहीं है, नीचे फ्लोर पे रखना है, मैट पे रखना है। सामने मेरे को देखते हुए आपको सांस भरनी है लंबी गहरी, और श्वास छोड़ते पूरा कमर को ट्विस्ट करते जाना है, जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम। चिन को अपने शोल्डर के सही सेम लेवल में लाने की कोशिश करना है आपको, जितना आप लेके आ सकते हो। फील करिए उस स्ट्रेच को, उस प्रेशर को जो आपके पेट पे आ रहा है। पीछे की तरफ गिरना नहीं है, कमर सीधी रखनी है। रुकिए इसी अवस्था में थोड़ी देर, यहीं रुके रहिए, थोड़ी सी देर बने रहिए नॉर्मल ब्रेथ के साथ। धीरे से वापस आएंगे बीच में। यहीं से ही हम चेंज करेंगे अपनी साइड। लेफ्ट नी पे राइट हैंड, कमर गर्दन सीधी, अपना लेफ्ट हैंड पीछे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए हथेली को नीचे जमीन पे लगाएंगे, सही सेंटर ऑफ योर स्पाइन। इनहेल करेंगे डीपली यहीं से ही,
श्वास छोड़ते हुए पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे अच्छे से, जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं उसी तरह। चिन को सही सेम लेवल में लेके आएंगे अपने शोल्डर के। नीज नहीं उठनी चाहिए आपके ऊपर। फील कीजिए स्ट्रेच को अच्छे से। धीरे से वापस गर्दन को लेके आएंगे पहले बीच में, फिर अपना लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड बैक। यहीं से हम अपने मैट पे अब खड़े होंगे। सभी अपने मैट पे खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में कम से कम लेके एक हाथ का डिस्टेंस रखेंगे, हथेली बराबर अच्छे से, और दोनों हाथों को अपने थाइस के पास लेके आएंगे। राइट हैंड टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। शोल्डर्स को रोल करेंगे, टक करेंगे लोअर बैक को, लोअर बेली को हल्का सा। धीरे से हाथों को ऊपर उठाते हुए लेते जाएंगे। शोल्डर लेवल में लेके आएंगे, इक्वल टू योर शोल्डर लेंथ। बोथ द आर्म्स स्ट्रेट। फ्लिप करेंगे पाम्स को टू फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, टुवर्ड्स द स्काई। ऊपर लेके आएंगे हाथों को सीधा। इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को अच्छे से सिर के ऊपर। फ्लिप करेंगे पाम्स को फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। थम्स लाइटली टच, और यहीं से ही आप धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को। टक करके रखिए अपने लोअर बेली को, लोअर एब्डोमेन को और लोअर बैक को, और धीरे धीरे अपनी एड़ी को नीचे लेके आइए। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर आएंगे, हील्स उठाएंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी सी देर, देखेंगे सामने, गेज एट वन पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट, एंड देन धीरे से हील नीचे। अब यहीं से ही हम लोग दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, धीरे धीरे इंटरलेस फिंगर्स को रिलीज करेंगे। नीचे फ्लिप करेंगे फर्स्ट, फ्लिप योर पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स योर हेड, रिलीज योर फिंगर्स, धीरे धीरे उनको नीचे लेके आएंगे इक्वल टू योर शोल्डर लेंथ। फेस योर पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द फ्लोर, ब्रिंग देम डाउन डाउन डाउन। अब यहाँ से हम अगले आसन की ओर जाते हैं, ताड़ासन से त्रिकोण आसन की ओर। अब थोड़ा सा गैप है आपके पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में, मोर देन द हिप्स विद अपार्ट। अच्छे से डिस्टेंस रखेंगे, जितना आप अपने पैरों को खोल सकते हैं उतना खोलिए अच्छे से। नी स्ट्रेट रखिए अपनी। यहीं से ही कमर को हल्का सा टक करके रखेंगे और लोअर एब्डोमेन को भी हल्का अंदर टक करके रखेंगे। हथेलियां दोनों आसपास, राइट हैंड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ योर थाई एंड लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर थाई। ऊपर रेज योर बोथ आर्म्स अप इक्वल टू योर शोल्डर लेंथ। दोनों हथेलियों को, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे। पहले लेके आएंगे आगे 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 90 डिग्री पे, हाथ खुले हुए। धीरे से यहीं से ही लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास लेके आएंगे। राइट हैंड आपका ऊपर खुला हुआ, ऊपर पूरा स्ट्रेट। पहले आप सामने देख रहे हैं। नाउ टिल्ट योर नेक, टर्न योर नेक फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द सीलिंग। कीप योर राइट आर्म स्ट्रेट। होल्ड करेंगे थोड़ी सी देर, फील करेंगे उस ट्विस्ट को। धीरे से अपनी नेक को सेंटर में लेके आएंगे। धीरे धीरे फिर से आएंगे यहीं 90 डिग्री पे बेंड होते हुए। चेंज करेंगे अपना साइड। राइट पाम को रखेंगे टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट फुट। रेज योर लेफ्ट आर्म अप, gaze towards your left arm. Stay here, hold for few breath. Inhale, exhale करेंगे इसी पोजीशन में, और फिर धीरे से अपनी नेक को रिलीज करेंगे, भी नीचे लेके आएंगे, गेज करेंगे, और फिर से दोनों हाथ खोले हुए आपके, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। लेफ्ट लेग को अपनी राइट फुट के पास लेके आएंगे। हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को इसी पोजीशन में। इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल। यहीं से ही हम लोग अपने मैट पे बैठेंगे। दोनों पैरों को हम लोग सामने खोल लेंगे अच्छे से। वक्रासन करेंगे हम यहीं से। लेफ्ट नी बेंड करेंगे, जितना आप अंदर लेके आ सकते हो उतना।
अपना यहीं से ही लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रखेंगे हम लोग, राइट हैंड उठाएंगे आसमान की ओर, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए, ट्विस्ट करते हुए, टर्न करते हुए अपने पूरे वेस्ट, अपनी बैक को, अपनी बेली को, अपने राइट हैंड को अपने इनर साइड ऑफ योर थाई से लेके आएंगे और होल्ड करेंगे आपके लेफ्ट एंकल को जितना आप पकड़ सकते हो। अगर एंकल नहीं पकड़ पा रहे तो हाथ को सिर्फ ऐसे लगाना है। पकड़ेंगे एंकल को, टर्न करेंगे पूरे बैक को, चिन को पीछे लेके आएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, रिलीज करेंगे, फिर हाथ को रिलीज करेंगे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, फिर लेफ्ट आर्म को रिलीज करेंगे, पैर खोलेंगे आगे, इसी तरह राइट नी बेंड करेंगे, राइट आर्म पीछे लेके आएंगे, कमर के पीछे रखेंगे, सही सेंटर में रखने की कोशिश, रेस करेंगे लेफ्ट आर्म को, सांस भरेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेच्ड नाइसली टुवर्ड्स आउटर साइड, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा आर्म को अंदर से लेके आएंगे, होल्ड करेंगे एंकल को, पूरा ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को जितना आप कर सकते हो। आपके पैनक्रियास के ऊपर पूरा प्रेशर बन रहा है, यहीं रुकेंगे, गर्दन को पीछे लेके आएंगे शोल्डर लेंथ के इक्वल, होल्ड करिए, धीरे से गर्दन को वापस बीच में, अपना लेफ्ट हैंड रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे उसको, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर अपना लेग, यहीं से ही हम लोग सुखासन में आ जाएंगे, क्रॉस लेग पोजीशन में, कमर गर्दन सीधी करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे प्राणायाम की ओर। पहले हल्की से अपनी श्वास को रिलैक्स करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, आंखें बंद करके सभी। अब यहाँ से हम लोग अपना कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति शैलो, इसमें एक्टिव एक्सहेलेशन होता है और पैसिव इनहेलेशन। किस तरह आपका सेमी सर्कुलर मूवमेंट होगा, पेट आधा अंदर जाता है, वो डायफ्राम ऊपर मूवमेंट होता है उसका जब आप एक्सहेल करोगे, एक्टिव एक्सहेलेशन करोगे। पैसिवली आप इनहेल करो, आपका इनहेलेशन की आवाज नहीं आएगी मगर एक्सहेलेशन की बाहर आएगी। तो दोनों हथेलियों को आपको नीज के ऊपर अच्छे से रखना है, सपोर्ट लेना है, कमर सीधी पूरी, सांस हल्का से लीजिए पहले और धीरे से उसको बाहर की ओर छोड़िए जोर से। सिर्फ बेली मूवमेंट होनी चाहिए, पूरा आपका एब्डोमेन अंदर जाएगा इस तरीके से। कम से कम 20 स्ट्रोक्स करेंगे। जो हार्ट पेशेंट्स हैं और हाई बीपी के पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करेंगे, या फिर किसी की सर्जरी हुई है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। थैंक यू आज के सेशन के लिए। ये हमारा सेशन मेनली हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए है। इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं पर्सनलाइज सेशन जिनको मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, टू बैलेंस देयर मेटाबॉलिक हेल्थ।